Hello everyone, this is Mohit Kumar. So today we are going to start the part second of class 12 chapter number 4 chemical kinetics. I welcome you all on my channel Future Chem. आज हम बात करेंगे एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन के ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन प्रोडक्ट के बारे में। ये हमारा पार्ट सेकंड होगा। फर्स्ट जो आपने वीडियो होगी वो देखी होगी, ठीक है। अगर नहीं देखी है तो आप यहाँ पर आई बटन है कॉर्नर में राइट साइड में, वहां से आप उसको देख सकते हैं। तो लास्ट टाइम में हमने डिस्कस किया था पूरा का पूरा कि कैसे कैसे रेट ऑफ रिएक्शन जो रिएक्टेंट का है ग्राफिकली डिक्रीज होता है, ठीक है। ये हमारा लास्ट पॉइंट था जिसमें मैंने आपको समझाया था कि जो रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन होता है वो टाइम के हिसाब से डिक्रीज होता रहता है, ठीक है। कुछ इस तरह से इसका ग्राफ हमने हमने यहाँ पे ड्राइव किया था। नेक्स्ट अब हम बात जो करने वाले हैं वो हम बात करेंगे प्रोडक्ट के ग्राफ के बारे में। प्रोडक्ट का ग्राफ हम यहाँ डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो प्रोडक्ट के ग्राफ में क्या होता है इसको समझिए। हमने यहाँ पे समझा था कि जो प्रोडक्ट होता है वो एक्चुअली टाइम के हिसाब से प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन बढ़ती है। तो प्रोडक्ट का जब भी हम ग्राफ बनाते हैं तो प्रोडक्ट के ग्राफ के लिए हम हमेशा उसकी कंसंट्रेशन को इंक्रीजिंग ऑर्डर में ड्राइव करेंगे। ऐसा नहीं कि जैसे हमने कंसंट्रेशन रिएक्टेंट के केस में आप देख रहे हैं ऊपर की तरफ इसमें हमने बनाया हुआ है, तो यहाँ हम ऊपर की तरफ नहीं करेंगे ग्राफ को, ठीक है, सॉरी नीचे की तरफ नहीं करेंगे, इसको हम ऊपर की तरफ लेके जाएंगे। तो इसमें वाई एक्सिस पे सेम कंसंट्रेशन रहेगा और एक्स एक्सिस पे आपका रहेगा दैट इज टाइम। तो यहाँ आपका हो जाएगा टाइम और ये है आपका कंसंट्रेशन। ओके, कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट। अब प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन ये है आपका ओरिजिन 0 पॉइंट, ठीक है। यहाँ पे हमारा वाई एक्सिस है तो वाई एक्सिस पे हमने रिप्रेजेंट करना है प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन और टाइम पे ये हो गया आपका एक्स एक्सिस हो गया टाइम पे। अब प्रोडक्ट की क्या फॉर्मेशन देखी जाती है कि प्रोडक्ट टाइम के हिसाब से इंक्रीज होता रहता है कुछ इस तरह से, ठीक है। एक टाइम पे अपना रिएक्टेंट जाके खत्म हो जाएगा तो प्रोडक्ट भी अपना कंटिन्यू एक ही पोजीशन पे चलता रहेगा कुछ इस तरह से। अब यहाँ पे अगर हम बात करें कि किसी पर्टिकुलर टाइम के अकॉर्डिंग, जैसे मान लीजिए मैं किसी टाइम T1 पे यहाँ पे कंसिडर कर रहा हूँ, तो T1 टाइम पे मेरा जो प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन थी वो मैंने यहाँ पे कंसिडर कर लिया कि ये मेरा कंसंट्रेशन P1 है, ठीक है। इस पॉइंट को मैं यहाँ पर A कंसिडर कर रहा हूँ। सिमिलरली जब मैंने कुछ टाइम बाद T2 टाइम पे इसको मेजर किया तो T2 टाइम पे हमारा टाइम T2 हो गया यहाँ पर और प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन टाइम के हिसाब से बढ़ जाती है तो ये हो जाएगी इसकी P2 कंसंट्रेशन, ठीक है। अब ये हो गया आपका बी पॉइंट। और आपसे क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि अगर आप ए और बी के बीच में प्रोडक्ट को निकालना चाहते हो यानी कि रेट ऑफ प्रोडक्ट निकालना चाहते हो ए और बी के बीच में, तो वो कैसा होगा। तो यहां हम लिखेंगे कि रेट हमारा एवरेज इक्वल होगा P2 की कंसंट्रेशन माइनस P1 की कंसंट्रेशन एंड डिवाइड बाय T2 माइनस T1, इस तरह से, ठीक है। और यहाँ पे इसी का ओवरऑल हम जब सॉल्व करेंगे तो P2 की वैल्यू जो है वो ज्यादा होगी P1 से, इसकी वजह से यहाँ पे आंसर पॉजिटिव आएगा। तो हम डायरेक्टली लिखेंगे दैट इज चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट टू द चेंज इन टाइम। ये हो जाएगा हमारा एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन। क्लियर, ये हो गया हमारा एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन फॉर प्रोडक्ट। अब बात करते हैं कि हमें अगर किसी पर्टिकुलरली सी पॉइंट पे निकालना, जैसे कि हमने ऊपर भी डिस्कस किया हुआ है, तो सी पॉइंट में मान लेता हूँ कि मेरा ये सी पॉइंट है। अब अगर मुझे सी पॉइंट पे भी यहाँ पे निकालना है तो अगर हमें कभी भी किसी भी एक टाइम के लिए निकालना होगा तो हम उस स्टेट में या उस कंडीशन में अपना जो रेट रखते हैं वो रेट रखते हैं इंस्टेंटेनियस रेट। तो सबसे पहले आपको फिर से वही करना है कि टेंजेंट ड्रॉ करनी है, इस पॉइंट पे एक टेंजेंट ड्रॉ कीजिए, फिर यहाँ पे एक 90 डिग्री के लिए अप्लाई करिए, मतलब एक राइट एंगल ट्रायंगल बनाइए। और याद रखना है कि आपको जो आपकी वाई एक्सिस है उसके पैरेलल आपका ये वाला इसका परपेंडिकुलर होना चाहिए और जो आपका बेस है उस बेस को आपको पैरेलल रखना होगा टाइम के। तो ये वाला जो पॉइंट है आपका ये हो जाएगा dt, क्योंकि ये बहुत छोटे समय के लिए आप बात कर रहे हैं, सो इट इज dt। और ये हो जाएगा अगर हम कंसंट्रेशन की तरफ इस पॉइंट को लेके जाएंगे तो ये कंसंट्रेशन की तरफ अगर पॉइंट आएगा तो हम इस वाले पॉइंट को कंसंट्रेशन के लिए कहेंगे दैट इज डी कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट पी। अब इसी से अगर हम फॉर्मूला बनाए कि ये मैंने अपना सी पॉइंट माना हुआ है, तो सी पॉइंट पे रेट इंस्टेंटेनियस कितना हो जाएगा, दैट इज पॉजिटिव डी कंसंट्रेशन ऑफ पी डिवाइड बाय dt। तो ये हो जाएगा प्रोडक्ट ऑफ सॉरी प्रोडक्ट का ग्राफ हो जाएगा फॉर द रेट ऑफ रिएक्शन, ठीक है।
इस तरह से हम इसको प्रोडक्ट ऑफ ग्राफ वाले पॉइंट को भी कवर कर लेंगे। तो अभी तक हमने जितनी भी चीजें पढ़ी हैं उसके बेस पे हमने रेट ऑफ रिएक्शन को, एवरेज को पूरा क्लियर कर लिया है। ठीक है, इंस्टेंटेनियस के बारे में मैंने आपको बता दिया है। देखिए चैप्टर नंबर जो 4 है वो एक्चुअली दो पार्ट में चलेगा। पहले पोर्शन में हम मोस्टली कवर कर रहे होंगे जितना भी हमारा एवरेज रेट होगा, और दूसरे पोर्शन में हम सारा का सारा मोस्टली कवर करेंगे इंस्टेंटेनियस रेट के बारे में। तो उसके बारे में आपको कोई ज्यादा परेशानी होने की, मतलब परेशान फील होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इंस्टेंटेनियस के बारे में काफी ज्यादा डिटेल में भी आने वाले टॉपिक्स होंगे जिसके अंदर हम रेट ऑफ रिएक्शंस के बारे में बात करेंगे। ओके, नेक्स्ट अब हम आगे आते हैं। नेक्स्ट हम चलेंगे कुछ स्पेशल्स क्वेश्चन करेंगे इसके बेस पे। तो कुछ एग्जांपल्स लगाते हैं जिनसे हमारा टॉपिक जो है थोड़ा सा और क्लियर हो जाएगा। ये क्वेश्चन है जैसे कि कुछ स्पेशल, इनके अंदर फॉर्मूलाज हैं, मतलब फॉर्मूला तो एक्चुअली वही है बट तरीका थोड़ा सा डिफरेंट यूज किया जा रहा है। ठीक है, ये भी हमें क्लियर करना है। तो हम यहाँ पे एग्जाम्पल यूज करेंगे कि जैसे कि एग्जाम्पल मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। तो यहाँ पे हमने एक एग्जाम्पल लिया है एंड एग्जाम्पल में लिखा हुआ है कि द डिकम्पोजिशन ऑफ N2O5, ठीक है, N2O5 in CCl4 at 318 Kelvin has been studied by monitoring the concentration of N2O5 in the solution। ठीक है, सॉल्यूशन में N2O5 को CCl4 की प्रेजेंस में 318 केल्विन के टेम्परेचर पे मॉनिटर किया गया, मतलब उसकी स्टडी की गई है। इनिशियली कहा गया था कि इनिशियली कंसंट्रेशन ऑफ N2O5 इज 2.33 मोल पर लीटर। शुरुआत में समझाया गया कि जो कंसंट्रेशन है N2O5 वो 2.33 मोल पर लीटर है। आफ्टर 184 मिनट, जब 184 मिनट के बाद में हमने उसकी ऑब्जर्वेशन की, सो इट इज रिड्यूस टू 2.08 मोल पर लीटर। ओके, वो घट कर 2.08 मोल पर लीटर हो जाती है। इस दौरान जो रिएक्शन इक्वेशन में दी हुई है वो ये है, दैट इज 2N2O5 इट गिव राइज टू 4NO2 प्लस O2। अब क्वेश्चन में पूछा है कि कैलकुलेट द एवरेज रेट ऑफ दिस रिएक्शन इन टर्म्स ऑफ आवर, मिनट्स एंड सेकेंड्स। ठीक है, हमें आवर्स, मिनट्स और सेकेंड्स तीनों की फॉर्म में उसको रिप्रेजेंट करना, मतलब फाइंड करना है। एंड व्हाट इज द रेट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ NO2 ड्यूरिंग, रेट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ NO2 भी पूछा हुआ है ड्यूरिंग दिस पीरियड। इस पीरियड के टाइम पे रेट ऑफ प्रोडक्शन भी क्या होगा, ये भी को पिछली जो चीजों को डिस्कस यहाँ पे किया हुआ है उनके अकॉर्डिंग अगर आपको ध्यान हो तो रेट को मैंने कहा था कि रिएक्टेंट से जब भी प्रोडक्ट की तरफ किसी भी रेट को बनाएंगे तो रेट ऑफ रिएक्टेंट जितना घटेगा उतना ही क्या होगा, बढ़ रहा था। मतलब कि अगर ये 100 से, सॉरी 100 से 80 के करीब आ रहा था तो हमने देखा था कि प्रोडक्ट भी 20 ही बढ़ रहा था। तो आपको हमेशा याद रखना है कि जो रेट ऑफ रिएक्टेंट होगा वो हमेशा बराबर होगा रेट ऑफ प्रोडक्ट के। मतलब जितनी स्पीड से आपका रेट घटेगा उतनी स्पीड से रेट आपका, सॉरी प्रोडक्ट का बढ़ेगा और रिएक्टेंट का घटेगा। अब इसी के अकॉर्डिंग क्वेश्चन को अगर ध्यान से स्टडी करें तो रिएक्शन में लिखा हुआ है दैट इज 2N2O5 इट गिव राइज टू 4NO2 एंड प्लस O2। ठीक है, इस टाइम पे दिया हुआ है। अब यहाँ पे शुरुआत में कंसंट्रेशन कहा गया था कि शुरुआत में जो इनिशियल कंसंट्रेशन थी आपकी वो थी N2O5। तो इनिशियल अगर कंसंट्रेशन आपको N2O5 दी है तो आप क्या कहेंगे कि R1 की वैल्यू हमें दे दी, दैट इज 2.33 मोल पर लीटर। इस तरह से होगी। ठीक है, और इसके बाद में कहा गया कि जब आपका टाइम 184 मिनट हो गया तो उसकी कंसंट्रेशन घटकर, यानी कि R2 की वैल्यू घटकर 2.08 मोल पर लीटर हो गई। अब इस दौरान पूछा हुआ है कि आपसे कि इस दौरान रेट ऑफ द रिएक्शन बताइए क्या होगी रिएक्टेंट के लिए। तो सिंपल फॉर्मूला लगाते हैं, दैट इज रेट ऑफ रिएक्शन ऑफ रिएक्टेंट इज इक्वल टू चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट टू द चेंज इन टाइम। माइनस को हमें ऐड करना है क्योंकि आंसर को हमें पॉजिटिव लेके आना है। लेकिन इसके अंदर एक चीज ध्यान रखना, जो भी आपका स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट होता है, स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट किसको कहते हैं कि जो भी रिएक्शंस में बैलेंसिंग टर्म आप इसको यूज कर रहे हो इसी टर्म को हम स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट्स कहते हैं। ठीक है, स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट्स। ये स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट्स क्या करते हैं, ये स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट्स ये कहा है कि भाई ये दो के लिए आपको बता रहे हैं लेकिन हमें एक के लिए निकालना है। तो जो भी स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट्स होगा वो आपको उसके डिवीजन में लेके आना है, मतलब 1/2।
तो NO2 की हम बात कर रहे हैं, यहाँ पे NO2 की वैल्यूज को दिए हुए हैं, तो जो भी आपका स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट होगा वो 1/2, मतलब कि मल्टीप्लाई करना है आपको उसके नीचे, उसको डेसिमल में लेके आना है नीचे की तरफ, सॉरी उसको डिवाइड में लेके आना है नीचे की तरफ। क्लियर? तो यहाँ से जो हम इसको रेट को फाइंड करेंगे तो यहाँ लिखेंगे दैट इज R2 की वैल्यू हमारे पास है 2.08 एंड माइनस R1 इज 2.33। ठीक है, माइनस बाहर रखेंगे। T2 की वैल्यू आपके पास 184 मिनट है, और बाद में पहले आपके पास 0 सेकंड था, ये 0 मिनट था, इस तरह से आप इसे लिख लेंगे एंड मल्टीप्लाई बाय 1/2। इसको नहीं भूलना है 1/2 को। ठीक है, जब हम इनको सॉल्व करेंगे तो जैसे कि 2.08 को अगर हम माइनस करके 2.33 इस तरीके से लिख रहे हैं, तो यहाँ पे अगर हम इसको सॉल्व करेंगे तो वैल्यू कितनी आ जाएगी, दैट इज 0.25, और माइनस का आएगा तो माइनस बाहर है तो पॉजिटिव हो जाएगा, एंड डिवाइड बाय 184 एंड मल्टीप्लाई बाय 1/2। ठीक है, यहाँ से अगर आप इसको सॉल्व करेंगे तो 0.25 को जब आप डिवाइड करेंगे 184 से, तो नियरली आपका आंसर आता है 0.0013 एंड मल्टीप्लाई बाय 1/2। ठीक है, तो जो आंसर आएगा उसको भी फिर आपको 2 से डिवाइड करना है। सो ओवरऑल जब आप इसको सोल्व करते हैं तो नियरली आपका आंसर आ जाता है 0.00067। ठीक है, इतना आ जाता है। फिर एसआई यूनिट की बात करें तो एसआई यूनिट हो जाएगा मोल पर लीटर पर सेकेंड। आप इसी आंसर को दूसरे फॉर्म में भी लिख सकते हैं, दैट इज अगर हम इसे साइंटिफिक नोटेशन की फॉर्म में लिखेंगे तो ये हो जाएगा 6.7 इंटू 10⁻⁻⁴। ठीक है, पॉइंट हटा देंगे तो आ जाएगा 4 मोल पर लीटर, और ये पर सेकंड नहीं आएगा क्योंकि अभी हमने टाइम को किस में लिया है, मिनट में लिया है, तो हम इसे पर मिनट लिखेंगे, दैट इज पर मिनट। ओके, ये आ जाएगा हमारा रेट ऑफ रिएक्शन फॉर दी रिएक्टेंट। अब ये रिएक्टेंट की बात हो गई, अगर मुझे इसको प्रोडक्ट के केस में करना होगा, ठीक है, तो मैं कैसे करूंगा इसको समझिए। तो जितना आपका रेट ऑफ रिएक्टेंट आ रहा है उतना ही आपका रेट ऑफ प्रोडक्ट की फॉर्मेशन भी आएगी। इसको थोड़ा ध्यान से समझिए, क्योंकि प्रोडक्ट के केस में अब कैसे, प्रोडक्ट के लिए अभी जैसे हमने रिएक्टेंट की वैल्यू यहाँ पे फाइंड की है, तो ये आ गया आपका 6.7 इंटू 10⁻⁻⁴। सो ऐसे ही अगर हम प्रोडक्ट के लिए बात करें, ठीक है, तो प्रोडक्ट के केस में हमसे पूछा था कि प्रोडक्ट का जो प्रोडक्शन रेट है मतलब उसको फाइंड करना है। तो जैसे रिएक्शन को मैं दोबारा लिख रहा हूँ, रिएक्शन है आपके पास दैट इज N2O5, इट गिव राइज टू NO2 प्लस O2। ठीक है, इसको बैलेंस कर लेते हैं, ये हो जाएगा 2 एंड ये हो जाएगा 4, इस तरह से बैलेंस हो गया। तो यहाँ पे हमने देखा था कि रेट ऑफ रिएक्शन का जो रिएक्टेंट वाला था वो आ गया पोर्शन, प्रोडक्ट है हमारा दैट इज NO2। क्वेश्चन में हमसे NO2 के बारे में पूछा है, तो रेट ऑफ रिएक्शन ऑफ NO2 इज इक्वल टू हो जाएगा दैट इज चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ द NO2 टू द चेंज इन टाइम। अब आपके पास में क्या वैल्यू है यहाँ पे 4, तो 4 अभी मैंने आपको समझाया कि स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट जो भी होगा वो आपको कहाँ पे लेके आना है, उसके डिवीजन में, दैट इज 1/4। ठीक है, और ये जो रेट ऑफ रिएक्शन ऑफ NO2 है ये बराबर है रेट ऑफ रिएक्शन ऑफ रिएक्टेंट के जो भी अभी हमने N2O5 के लिए निकाला। ठीक है, तो यहां से सॉल्व करने के लिए हमें क्या यूज करेंगे, दैट इज चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ NO2 डिवाइड बाय चेंज इन टाइम एंड इनटू 1/4 इज इक्वल टू, पीछे कितना हमारा आंसर आया था, ये था 6.7 इंटू 10⁻⁻⁴। सो इक्वल टू 6.7 इंटू 10⁻⁻⁴ मोल पर लीटर पर मिनट, हमारा ये आंसर था। ठीक है, अब यहां से आपका 4 है, तो 4 को अपने को कहाँ भेजना है, इस तरफ भेज देंगे, और डायरेक्टली हमारे पास आ जाएगा दैट इज चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ NO2 टू द चेंज इन टाइम इज इक्वल टू 4 मल्टीप्लाई बाय 6.7 इंटू 10⁻⁻⁴ मोल पर लीटर पर मिनट। और जब आप इसे सॉल्व करेंगे कि 4 को अगर आप 6.7 से मल्टीप्लाई करते हैं तो प्रोडक्शन का रेट किस तरह से आ जाएगा, दैट इज ये हो जाएगा आपका नियरली 2.72 इंटू 10⁻³ मोल पर लीटर पर मिनट। ओके, तो हमसे पूछा था कि जो कंसंट्रेशन का चेंज है NO2 के लिए वो कितना होगा, तो आपका फाइनल आंसर होगा इस तरह से। अब देखिए, अगर कोई भी रिएक्शन आपके पास आती है, मान लीजिए मेरे को ऑक्सीजन का पूछा होता तो हम कैसे निकालते, जैसे मान लीजिए आपके पास ये रिएक्शन है, तो मैं सभी ओवरऑल रिएक्शंस के लिए एक ही फॉर्मूला आपको समझा देता हूँ, ठीक है, जिससे कि आपको कोई प्रॉब्लम ना आए। तो जो रेट होगा पूरी रिएक्शन का वो किस तरह से आप लिखेंगे, दैट इज 1/2, 1/2 पहले लिख रहा हूं मैं, चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ N2O5
टू द चेंज इन टाइम इज इक्वल टू 1/4 प्लस का आएगा क्योंकि प्रोडक्ट है, चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ NO2 टू द चेंज इन टाइम इज इक्वल टू, यहाँ पे कोई स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट नहीं है तो डायरेक्टली आप क्या लिखेंगे, प्लस चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ O2 डिवाइड बाय चेंज इन टाइम। तो ये जो पूरा का पूरा आपने स्टेटमेंट लिखा है, मतलब अगर आपको किसी भी एक की वैल्यू अगर यहाँ से मिल गई तो आप डायरेक्टली तीनों की वैल्यू यहाँ से फाइंड कर सकते हैं बहुत आसानी से। ठीक है, अभी मैंने जो आंसर यहाँ पे निकाला है वो मिनट में निकाला है, तो अगर आपको यही आंसर सेकंड में निकालना होगा तो आप क्या करेंगे, सेकंड के लिए जैसे हमने यहाँ पे 184 लिया था पहले पोर्शन में, तो आपको 184 मिनट को सेकंड में बदलना है, तो सेकंड में बदलने के लिए आप क्या करोगे, इसको 60 से मल्टीप्लाई कर दोगे और डायरेक्टली फिर वही कैलकुलेशन रखना है। अगर इसको आप आवर्स में बदलना चाहते हैं तो 184 को डिवाइड करेंगे आवर्स के केस के लिए, डिवाइड कर देंगे 60 से, तो यहाँ से ये कितने में हो जाएगा, आवर्स में आ जाएगा, और डायरेक्टली फिर उसको वही वैल्यू को पुट करेंगे। पोर्शन जो करने का मतलब क्वेश्चन को अटेंड करने का तरीका रहेगा वो सेम रहेगा, उसमें कोई चेंजेस नहीं आएगा। तो इस तरह से आप इसको क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हैं। ठीक है, मैं आपको होमवर्क के लिए दो क्वेश्चन दे रहा हूँ, इन दोनों क्वेश्चन को आप सोल्व कीजिए और सोल्व करके कमेंट सेक्शन में डालिए कि किस तरह से इनके आंसर होंगे। ठीक है, तो क्वेश्चन आपके पास में ये है,